ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर इकोनॉमी सेक्शन। इससे पहले हम लोग पॉलिटी एंड आईआर सेपरेट वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी में सबसे पहला टॉपिक जो न्यूज़ में था वो था प्रोडक्ट नेशन। स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस सजेस्ट वेज फॉर इंडिया टू नेविगेट राइजिंग ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज एंड ग्रोइंग प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, ये कुछ वेज सजेस्ट करी है इंडिया को। और क्या न्यूज़ में था, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट रशिया यूक्रेन वॉर एंड वेस्ट एशिया क्राइसिस। वेस्ट एशिया से इसराइल, पैलेस्टीन, ईरान, ये सब हैव डिस्टर्ब्ड एनर्जी मार्केट एंड सप्लाई चेन, मेकिंग इंडिया ट्रेड मोर वल्नरेबल। इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड है उसको मोर वल्नरेबल बना दिया ये सब। ठीक है, एंड रिसेंट यूएसए का जो मूव है टू इम्पोज 50% टैरिफ ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स हैज ऑल्सो अंडरलाइन द सेम। ठीक है, एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इंडियाज अपॉर्चुनिटी टू इवॉल्व फ्रॉम सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी इनटू ट्रू प्रोडक्ट नेशन। ठीक है, तो कुछ एक्सपर्ट जो है वो सजेस्ट करें कि ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि इंडिया इवॉल्व करे अपनी इकोनॉमी को, जैसे कि सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी अपनी। सर्विस सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंडिया में और कंट्रीब्यूट करता है एक मेजर चंक ऑफ इंडिया जीडीपी। तो इवॉल्व करना है सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी से ट्रू प्रोडक्ट नेशन में। अब ये ट्रू प्रोडक्ट नेशन क्या होता है? प्रोडक्ट नेशन इज अ कंट्री दैट प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट्स ए सब्सटेंशियल वैल्यूम ऑफ हाई वैल्यू गुड्स बिकमिंग ए नेट प्रोड्यूसर रादर देन नेट इम्पोर्टर। ठीक है, तो मेनली जो है प्रोडक्ट नेशन का काम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना है ताकि मैन्युफैक्चरिंग हो और वो ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट हो, उसे कहते हैं प्रोडक्ट नेशन। ठीक है, ओके। पर्पस क्या है? टू बिकम ए क्रिएटर ऑफ ग्लोबली कम्पिटिटिव गुड्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस केवल इंपोर्ट ही करते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट भी करना है। ठीक है, ओके। फिर चैलेंजेस क्या है इन बिकमिंग प्रोडक्ट नेशन में, जैसे कि इनोवेशन एंड आर एंड डी गैप्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट गैप्स। इंडिया स्पेंड्स ओनली 0.65% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन आर एंड डी। ठीक है, जैसे कि अगर जो 100 रुपये की जीडीपी है तो इंडिया केवल 0.65 रुपीज़ ही स्पेंड करता है आर एंड डी पे, जो कि काफ़ी लो है कंपेयर टू अदर कंट्रीज जैसे कि चाइना एंड यूएसए। इम्पोर्ट डिपेंडेंस, हैवी रिलायंस ऑन एनर्जी, फर्टिलाइजर, मेटल, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि चाइना से आता है, एंड टेक्नोलॉजी इंपोर्ट, ये सब मेक्स इंडिया वनरेबल टू सप्लाई डिसरप्शन। ये सब इंडिया को वनरेबल बनाते हैं क्योंकि सप्लाई चेन कभी भी डिसरप्ट हो सकता है, चाहे वो वॉर से हो, ठीक है, चाहे कोई क्राइसिस से हो। ठीक, ओके। इसकी इंडिया इंपोर्ट्स 65 to 70% ऑफ सेमीकंडक्टर नीड्स। ठीक है, फिर लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट काफ़ी लो है इंडिया में। फिर रेगुलेटरी एंड पॉलिसी बॉटलनेक, जैसे डिले इन अप्रूवल, कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस एंड लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब अफेक्ट करता है इंडिया की ग्रोथ को। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट क्या है, जैसे वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, ये सब लिमिट करते हैं इंडियाज कैपेसिटी टू स्केल मैन्युफैक्चरिंग रैपिडली। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जैसे मिसमैच बिटवीन जॉब क्रिएशन एंड ग्रोइंग यंग वर्कफोर्स, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फिर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी रिस्क रहता है, जैसे कि कोल जो कि जनरेट करते हैं 70% ऑफ इंडिया टोटल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब यहाँ पे भी क्या कहते हैं रिन्यूएबल रिन्यूएबल सोर्स पे मूव करना है। ठीक, 50% रिक्वायरमेंट जो है 2030 तक रिन्यूएबल सोर्स से होना चाहिए। ये किसमें है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन में। और यहाँ पे कोल से ही 70% इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, तो ये भी एक चैलेंज है मैन्युफैक्चरिंग पे कैसे बूस्ट करें। फिर वे फॉरवर्ड क्या है, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये सरकार की एक स्कीम थी कि अगर जो कोई इंडस्ट्री है उसको एक टारगेट दिया गया कि लेट 100 प्रोडक्ट्स आपको मैन्युफैक्चर करना है इस पीरियड में। तो अगर जो वो कंपनी या वो इंडस्ट्री अगर जो 100 प्रोडक्ट्स या उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो उसको इंसेंटिव मिलेगा कुछ परसेंटेज का। ठीक, और ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो और उससे एक्सपोर्ट बढ़े। ठीक, ओके। फिर और वे फॉरवर्ड, जैसे कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। अभी प्रेजेंट टाइम में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आता है वो 13 to 14%, और इसी को ग्लोबल एवरेज पे लेके आना है, 8% तक लाना है, ये टारगेट है, अचीव करना है। ठीक, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, जैसे कि रिफॉर्म इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ताकि वो अलाइन करा जा सके प्रोडक्ट ड्रिवन इकोनॉमी नीड्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्किल इंडिया एंड गति शक्ति मिशन। ओके, फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्री 5.0, इसे क्या है? 5.0 इंडस्ट्री 5.0, इसमें क्या है कि ह्यूमन सेंट्रिक सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट इंडस्ट्रियल मॉडल होना चाहिए, वेयर एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज एआई, रोबोटिक्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सेट्रा, ये सब वर्क करने चाहिए विथ ह्यूमंस रादर देन रिप्लेसिंग देम। ठीक है, ओके। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रीजनल इम्बैलेंसेस इन इंडिया। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस रिकमेंड करिए सेंटर को टू कम अप विद एक्शन प्लान टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट इंडस्ट्रीज अक्रॉस स्टेट्स टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस इन इंडिया। ठीक है, कुछ कुछ रीजन में इंडस्ट्रीज बहुत है और कहीं कहीं पे इंडस्ट्रीज एक भी नहीं है, तो ये जो रीजनल इम्बैलेंस है ना, उसी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो
इंडस्ट्रीज, सबसे पहले याद रखना है एज ए प्लेन पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडस्ट्री इज ए स्टेट सब्जेक्ट, ठीक, ओके। फिर रीजनल इम्बैलेंसेस क्या होता है? रेफर्स टू डिफरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अनइवन इकोनॉमिक ग्रोथ इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है, ओके। फिर यूनियन लिस्ट ऑल्सो हैज फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज यूनियन लिस्ट में भी हैं जो कि डिक्लेयर किए जाते हैं बाई पार्लियामेंट, बाई लॉ, ठीक है, जो कि नेसेसरी है फॉर डिफेंस और फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ वॉर, ठीक है। फिर रीजन क्या है रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया में? फिर कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि ब्रिटिश रेजिम के टाइम पे बॉम्बे प्रोविंस, फिर बंगाल, मद्रास, ये सब काफ़ी डेवलप्ड हो गए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे हाई था, ठीक, और अधिकतर एरिया अनटच रह गए, तो हिस्टोरिकल फैक्टर था। फिर जोग्राफिकल फैक्टर क्या है? जैसे कि डिफिकल्ट टेरेन, हिमालयंस एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहाँ पे कोई भी अगर जो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहा है तो उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक, तो इस वजह से जोग्राफिकल फैक्टर की वजह से भी कुछ इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे नहीं लग पाई हैं, ठीक है, इसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंस रह गया है। नॉर्थ ईस्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी स्लो है। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसे कि रीअलोकेशन ऑफ टाटा नैनो प्रोजेक्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात ड्यू टू प्रोटेस्ट की वजह से गुजरात शिफ्ट करना पड़ा, तो ये पॉलिटिकल फैक्टर हो गया रीजनल इम्बैलेंस का। फिर पॉलिसी डिस्पैरिटी, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ ही स्टेट्स उससे बेनिफिट कर पाए, जैसे कि पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी, ठीक है। ईस्टर्न यूपी तो कम्प्लीटली अनटच्ड रह गया, तो पॉलिसी डिस्पैरिटी की वजह से भी रीजनल इम्बैलेंस है। फिर लोकेशन स्पेसिफिक, जैसे डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल हब रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस इन नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर रीजन में गुड़गांव, नोएडा, ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू कैपिटल दिल्ली, ये लोकेशन डेवलप हो गए, बट उसके पास के एरिया जो है नोएडा से भी दूर, वो अनटच रह गए, तो लोकेशन स्पेसिफिक भी रीजनल इम्बैलेंसेस लेके आते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, जैसे कि पुअर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग सर्विस, ये सब लिमिट करती हैं ग्रोथ को। Industrial growth is low in northeastern states due to poor road rail connectivity and weak banking penetration and power shortages. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट की वजह से भी रीजनल इम्बैलेंस होता है। फिर कॉन्सिक्वेंस क्या है रीजनल इम्बैलेंस का? जैसे कि सिक्योरिटी कंसर्न, जैसे इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट विंग LWE एक्सट्रीमिस्ट इन लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न स्टेट्स। फिर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन भी होता है इससे, जैसे क्रिएशन ऑफ तेलंगाना स्टेट एंड डिमांड फॉर सेपरेट विदर्भ स्टेट इन महाराष्ट्र में विदर्भ स्टेट जो है, विदर्भ वाला एरिया, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी स्लो है, ठीक, तो वो अपने आप को सेपरेट कराना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से, ठीक, और ये क्यों हो रहा? ओनली बिकॉज ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। फिर इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि नेशनल ग्रोथ, रीजनल इम्बैलेंस स्लो द ग्रोथ ऑफ इंटायर नेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक गैप हो जाता है, डिफरेंस इन पर कैपिटा इनकम, एग्जाम्पल 2,04,000 कर्नाटका में एंड ₹70,000 इन MP, तो ये इकोनॉमिक गैप भी बिल्डअप होता है। फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है? कंसनट्रेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉज एयर वाटर नॉइज पॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन इन दिल्ली, तो अगर जो कहीं एक ही जगह पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इन्वायरमेंटल कंसर्न भी बढ़ जाता है। फिर सोशल कंसर्न, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन अमंग यूथ एंड वल्नरेबल सेक्शन लाइक SC ST OBC वुमेन्स, डिस्पैरिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू UNDP रिपोर्ट, तो याद रखना कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट रिलीज करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक, इसमें एक आगे कि गोवा ऑक्यूपाइज द टॉप स्पॉट विद बिहार स्कोरिंग द लोवेस्ट, तो ये जो डिस्पैरिटी है इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ये किसकी वजह से? रीजनल इम्बैलेंस की वजह से, ठीक है। फिर हेल्थ इन एडुकेसी, वन डॉक्टर सर्व्स ए पॉपुलेशन ऑफ 28,391 इन बिहार, whereas in Delhi one doctor serves as a 2,203, और ये दोनों ही ज़्यादा हैं जो WHO का स्टैंडर्ड है कि हर 1,000 पीपल पे एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक, और ये काफ़ी इनइक्वालिटी कितना भयानक है देखिए, ओके, ठीक है। फिर इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया रीजनल इम्बैलेंस के अगेंस्ट, जिसकी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसमें ट्रांसफॉर्म करना है 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर जैसे एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वैसे ही एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, ठीक, ठीक है। फिर PM डिवाइन क्या है? प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए PM डिवाइन। फिर स्पेशल पैकेज दिया जाता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनके लिए। फिर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल एरियाज एंड अदर अफेक्टेड बाई माइनिंग, जहाँ पे माइनिंग हो रही है उसके लिए। फिर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम टू डेवलप रिमोट इनएक्सेसिबल एरिया सिचुएटेड नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है। फिर कुछ वे फॉरवर्ड है, उसको जस्ट आप रीड कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी,
तो आरबीआई रिमूव कर दिया प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स टू ओपन स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। तो जो पहले अप्रूवल चाहिए होता था बैंक्स को, अगर जो कोई भी वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर रहे हैं, वो अप्रूवल का रिक्वायरमेंट रिमूव कर दिया आरबीआई। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है। फिर दो टाइप के अकाउंट होते हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट एंड नॉस्ट्रो अकाउंट। अगर जो कोई फॉरेन फॉरेन अकाउंट, अगर जो इंडिया के डोमेस्टिक बैंक में अपना अकाउंट खोला, तो उसको कहते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट। डोमेस्टिक बैंक में, जैसे कि कोई फॉरेन बैंक है, सिटी बैंक यूएसए का, अगर जो वो इंडिया के एसबीआई में अपना अकाउंट खोला तो उसको कहते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट। और अगर जो इंडिया का एसबीआई जो बैंक है वो अपना अकाउंट खोला, सपोज रशिया रशिया के एक बैंक में, तो वो होता है नॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है। तो ये जो इस पे प्रायर अप्रूवल था, इसी को रिमूव कर दिया आरबीआई ने। पहले बैंक्स को अप्रूवल लेना पड़ता था अगर जो वो कोई वॉस्ट्रो अकाउंट खोल रहे हैं तो वो रिक्वायरमेंट का जो अप्रूवल का रिक्वायरमेंट है उसको रिमूव कर दिया गया है बाई आरबीआई। ठीक है। ठीक है। फिर ये देखो, स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट मैकेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2022 टू इनेबल एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर्स टू इनवॉइस एंड सेटल ट्रेड इन इंडियन रुपीज। चाहे वो इंपोर्टर्स हो या एक्सपोर्टर हो, अगर जो वो अपना ट्रेड का सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वो इंडियन रुपीज में कर सकते हैं थ्रू वॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है। और इससे क्या होता है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज। फिर वॉस्टर अकाउंट के बारे में देखते हैं, रेफर्स टू फॉरेन बैंक्स अकाउंट हेल्ड इन डोमेस्टिक बैंक इन लोकल करेंसी। ठीक है, वही जो अभी हम लोग ऊपर बात किए। नॉस्टर अकाउंट क्या होता है, इट रेफर्स टू डोमेस्टिक बैंक्स अकाउंट हेल्ड इन फॉरेन बैंक्स। ये जो भी बात करा गया कि अगर जो एसबीआई रशिया में जाकर अपना अकाउंट खोले तो वो नॉस्टर अकाउंट होगा। ठीक है। फिर देखते हैं ये कैसे ट्रेड, कैसे ये वर्क करता है। तो सपोज क्या कहते हैं, एक इंडियन इंपोर्टर है, वो कुछ सपोज शूज़ इंपोर्ट करवा रहा बल्क में, इंपोर्ट कराएगा, गुड्स पहुंच गया उसके पास, अब उसको पैसे देने हैं जहाँ से वो इंपोर्ट कराए, तो वो डॉलर में ना करके इंडियन करेंसी में ही, इंडियन रुपीज़ में ही वो क्रेडिट कर देगा अमाउंट वॉस्ट्रो अकाउंट में, जो कि उस फॉरेन बैंक का रहेगा वहाँ पे। ठीक। और सिमिलरली अगर जो कोई एक्सपोर्टर है, इंडियन एक्सपोर्टर है, उसको शूज़ एक्सपोर्ट करना है, तो शूज़ एक्सपोर्ट कर देगा और जो उस कंट्री का वॉस्ट्रो अकाउंट है उस बैंक का, वहाँ से पैसे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक। और वो एक्सपोर्टर को पैसे मिल जाएंगे फिर रेगुलर अकाउंट में। तो ये ऐसे ट्रेड होता है। ठीक है। फिर व्हाट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़? इट इज a process that involves increasing use of rupee in cross border transaction। अगर जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में रुपी इंक्रीज हो रहा है तो उसी को कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। फिर व्हाट इज इंटरनेशनल करेंसी? जैसे कि यूएस डॉलर, यूरो, ये सब यूज होते हैं ट्रांजेक्शन बिटवीन बिटवीन कंट्रीज बियॉन्ड बॉर्डर ऑफ इशूइंग नेशन, इसी वजह से ये इंटरनेशनल करेंसी होते हैं। ठीक है। और ये फुलफिल करते हैं डोमेस्टिक करेंसी का, जैसे कि जो डोमेस्टिक करेंसी परफॉर्म करती है थ्री फंक्शंस, वैसे इंटरनेशनल करेंसी भी करती है। क्या क्या थ्री फंक्शंस हैं? ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, उनका स्टोर वैल्यू, उसको स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी, जैसे कि वाइडर यूज, करेंसी मस्ट बी कॉमनली यूटिलाइज्ड इन ग्लोबल ट्रांजेक्शन्स में यूज होना चाहिए उस करेंसी का। फिर कैपिटल अकाउंट ओपननेस होना चाहिए, हाउ इजिली फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट और विड्रॉ कैपिटल। फिर इकोनॉमिक फंडामेंटल, जैसे कि लार्ज इकोनॉमिक साइज एंड ट्रेड नेटवर्क होना चाहिए उस करेंसी का, एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए उस करेंसी में, जैसे करेंसी शुड बी स्टेबल एंड इजिली कन्वर्टेबल होना चाहिए। ठीक है। फिर बेनिफिट क्या होता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ से? जैसे कि लोअर करेंसी रिस्क, ग्लोबल स्टैंडिंग एंड बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, जैसे आईएनआर यूसेज स्ट्रेंथन इंडियाज रोल इन ट्रेड नेगोशिएशन में हेल्प करता है अगर जो करेंसी स्ट्रांग है। फिर ट्रेड एंड पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे कि ट्रेडिंग इन रुपीज़ कैन सॉफ्टन इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शंस। अगर जो रुपी में ट्रेड हो रहा है तो जो सैंक्शन इम्पोज होते हैं उसके सैंक्शंस को अवॉइड करा जा सकता है। ठीक। फिर इजी फिजिकल मैनेजमेंट हो जाता है। ओके। फिर चैलेंजेस क्या होते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़? जैसे कि इंक्रीज्ड एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइल हो जाता है काफ़ी, रिड्यूस कर देता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनॉमी का, जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को, वो उसका कंट्रोल रिड्यूस हो जाता है। ठीक। फिर हायर कैपिटल फ्लाइट रिस्क होता है। ठीक है। तो ये जस्ट आप एक बार रीड कर लेना, इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं है। ये देखिए, ये याद रखना है ऐसे प्लेन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैपिटल टू टाइप के कन्वर्टेबिलिटी होती है, एक होता है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, एक होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो जो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है वो इंडिया में फुल कन्वर्टेबिलिटी फॉलो किया जाता है और फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अलाउड है इंडिया में। बट इन केस ऑफ कैपिटल अकाउंट ओनली पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी इज अलाउड। ठीक है। ठीक है।
स्टेप्स टेकन फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़, जैसे कि RBI स्ट्रेटजी एक्शन प्लान फॉर 2024-25, आउटलाइन INR इंटरनेशनलाइजेशन इनिशिएटिव इंक्लूडिंग परमिटिंग INR अकाउंट आउटसाइड इंडिया एंड स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर इंडियन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इंडिया लिंक्ड UPI विथ भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, UAE, सिंगापुर और एक कैरेबियन कंट्रीज रिसेंटली हुआ है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ठीक है, ओके। फिर आसियान क्लियरिंग यूनियन, RBI proposed including INR as a settlement currency under ASEAN Clearing Union। ठीक है, फिर गिफ्ट सिटी डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन ऑफ फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो था उसको लिबरलाइज कर दिया गया 1999 में बाय RBI। ठीक है, टू इनकरेज यूज ऑफ इंडियन रुपीज फॉर सेटलमेंट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये सब इनिशिएटिव लिया गया फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। फिर डी डॉलराइजेशन देखते हैं क्या आता है। RBI पुश फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ INR थ्रू वॉस्टर अकाउंट एंड UPI लिंकेज एंड करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एक्सेट्रा। ये सब इनिशिएटिव लिया गया है फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ INR, और इसका एम क्या है, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन करेंसीज एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल डी डॉलराइजेशन। ठीक है, ओके। डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है, इट एम्स टू रिवर्स डॉलराइजेशन, जैसे कि हिस्टोरिकल डोमेन ऑफ US डॉलर इज ग्लोबल मार्केट, causing a significant reduction of its use in world trade, reserve and financial transaction। ठीक है, तो डी डॉलराइजेशन का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ डॉलर यूज हो रहा था पहले वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड में, उसको बाईपास करके कोई अल्टरनेटिव सोर्स फॉलो करना, कोई और करेंसी यूज करना फॉर ग्लोबल ट्रेड, वही होता है डी डॉलराइजेशन। रिसेंट ट्रेंड रिगार्डिंग डी डॉलराइजेशन, जैसे कि सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, USD शेयर हैज फॉलन टू अ 2 डिकेड लो। ठीक है, फिर इन फिक्स्ड इनकम, जैसे शेयर ऑफ फॉरेन ओनरशिप इन US ट्रेजरी मार्केट्स हैड डिक्रीज ओवर द लास्ट 15 ईयर्स, जो कि इंडिकेट कर रहा है रिड्यूस रिलायंस ऑन द डॉलर। ठीक है, फिर की रीजन क्या है फॉर डी डॉलराइजेशन, जैसे कि एसिमेट्री ऑफ श्रिंकिंग US इकोनॉमी वेट एंड ग्रोइंग डोमिनेंट रोल ऑफ डॉलर, while US share of world GDP has decreased from 45% पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है 45% GDP वर्ल्ड GDP का US शेयर था, और वो अप्रोक्सीमेटली 25% करंटली है। द डॉलर स्टिल कैरीज डिसप्रोपोर्शनेट शेयर। फिर वीकनिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ डॉलर, जैसे कि US गवर्नमेंट्स हाई डेट बर्डन एंड इंस्टेंसेस लाइक 2023 डेट सीलिंग स्टैंड ऑफ हैज वीकन दिस क्रेडिबिलिटी। ठीक है, डॉलर की क्रेडिबिलिटी भी गिर गई है। फिर वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर को यूज़ कर रहे हैं ऐसे वेपन थ्रू सैंक्शंस, ये सब, जैसे 40 कंट्रीज आर अंडर US सैंक्शंस विच हैव बिकम मोर सिस्टमिक इम्पैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, ठीक है, तो डी डॉलराइजेशन से और क्या होगा, जैसे कि यूनिपोलर वर्ल्ड है वो मूव करेगा टुवर्ड मल्टीपोलर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से। ठीक है, फिर चैलेंजेस क्या है विद डी डॉलराइजेशन से, ट्रांजिशन कॉस्ट, अगर जो डॉलर से किसी और करेंसी में अगर जो मूव कर रहे हैं तो ट्रांजिशन कॉस्ट काफ़ी हाई रहेगा। ठीक, ओके। फिर मार्केट वॉलेटिलिटी भी है, जैसे कि द शिफ्ट टू न्यू करेंसीज कैन ट्रिगर अनसर्टेनिटी एंड मार्केट इंस्टेबिलिटी। जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जैसे कि reduced reliance on US dollar may spark political friction and has seen as a challenge to American economic influences। ठीक है, जैसे कि recent initiative for de-dollarization, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है ये ब्रिक्स पे। ब्रिक्स में कौन होता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और अभी 5 और जुड़ गए हैं कंट्रीज। तो इन लोगों ने लॉन्च किया ब्रिक्स पे। तो अगर जो इन सब कंट्रीज के बीच में का जो ट्रेड होगा तो वो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे फॉर फास्टर, चीपर एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन लोकल करेंसीज, अपने अपने लोकल करेंसीज में ही ट्रेड सेटल कर लेंगे। ठीक, तो उससे क्या होगा, डॉलर का यूजेस कम हो जाएगा। फिर चाइना डिजिटल युआन भी है, पैन अफ्रीका पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, तो हर एक जगह पे अपना अपना खुद का करेंसी सेटलमेंट्स डिसाइड करा जा रहा है, और जो हैवी रिलायंस है डॉलर पे उसको कम करा जा रहा है। तो ये सब इनिशिएटिव है फॉर डी डॉलराइजेशन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ कि कैग रिपोर्ट हैज हाईलाइटेड सेवरल फिजिकल इनकंसिस्टेंसीज एंड ट्रांसपेरेंसी इशूज इन गवर्नमेंट्स कंप्लायंस विद FRBM एक्ट। ठीक है, FRBM एक्ट 2003 में आया था और was enacted to foster intergenerational equity in fiscal management and ensure long term macroeconomic stability इसके लिए। ठीक,
FRBM एक्ट जो है ये मैंडेट करता है फॉलोइंग स्टेटमेंट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द बजट। जब बजट पास होगा तो उस समय पार्लियामेंट में ये 3 चीज़ भी प्रेजेंट की जाएंगी पार्लियामेंट में अलॉन्ग विद बजट। ये कौन मैंडेट करता है? FRBM एक्ट। कौन कौन सी चीज़ें? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, ये 3 चीज़। ठीक है, फिर हम FRBM एक्ट के बारे में देखते हैं कि क्या क्या टारगेट्स थे उसके अंदर। जैसे फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड टारगेट क्या था कि 3% ऑफ GDP तक रिड्यूस कर देना है फिजिकल डेफिसिट को। कब तक करना है? डेडलाइन क्या था? 2021 तक। और करंट क्या है सिचुएशन? 23-24 में क्या सिचुएशन है? 5.32% ऑफ GDP इज फिजिकल डेफिसिट में। ठीक है, तो टारगेट से काफ़ी पीछे हैं हम लोग। ठीक है, फिर डेट लिमिट्स में क्या दिया गया था कि जनरल गवर्नमेंट का जो डेट है, जनरल गवर्नमेंट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स, इनका 60% ऑफ GDP से कम होना चाहिए। ठीक है, और ये अचीव करना है बाई एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25। प्रेजेंट टाइम में जनरल गवर्नमेंट का जो डेट है वो 81.3% है, जो कि काफ़ी ऊपर है 60% के टारगेट से। ठीक, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो लेस देन 40% ऑफ GDP होना चाहिए, जो कि फिलहाल 57% है। ठीक, तो कोई भी टारगेट अचीव नहीं करा गया है, चाहे वो फिजिकल डेफिसिट के बारे में हो चाहे डेट लिमिट्स के बारे में हो। ठीक है, फिर की फाइंडिंग ऑफ कैग रिपोर्ट देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट डेट ट्रेंड, इसकी डेट टू GDP रेशियो, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट एज ए रेशियो ऑफ GDP पीक्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग पैंडेमिक। पैंडेमिक टाइम पे सबसे ज़्यादा हो गया था, रीचिंग 61.38%। ठीक है, हाउएवर इट हैज़ सिंस शोन ए मॉडरेट ट्रेंड, डिक्लाइन होकर अभी 57% हो गया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जनरल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी एक बार रीड कर लेना, कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है, ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट के बारे में देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये अच्छे से स्टैटिक्स पोर्शन में कवर हो जाएगा, बट यहाँ पे मोटे मोटा देख लेते हैं। जैसे फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो उसमें सेपरेट करेंगे क्या? टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग्स को हटा के। ठीक है, फिर रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? अब रेवेन्यू डेफिसिट होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये होता है आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, डे टू डे, रोज़मर्रा की खर्चा। जैसे कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको पैसे देने हैं, सैलरी देनी है, पेंशन देना है। ठीक, तो वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर इट्स रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट में से ही अगर जो आप ऐसे कुछ ग्रांट्स, मान लीजिए किसी स्टेट में अगर जो फ्लड आई है तो उस स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दे दी। ग्रांट क्या होता है कि उसको रिफंड नहीं करना होता, मतलब रिफंड क्या मतलब पे बैक नहीं करना होता स्टेट्स को। ठीक है, तो उस केस में अगर जो वो स्टेट जहाँ पे फ्लड आया है, अगर जो वो कहीं फ्लड मैनेजमेंट में खर्च करके कोई ब्रिज बना दे रहा या डैम बना दे रहा, तो ये तो एसेट क्रिएशन में आ गया कि एसेट बन गया। तो अगर जो ऐसे एसेट बने हुए हैं ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट में नहीं आएंगे, मतलब कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट फिर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। क्योंकि रेवेन्यू जो डेफिसिट होता है उसमें कुछ ऐसा एसेट क्रिएशन की बात नहीं होती। ठीक, बट अगर जो एसेट बना है तो वो तो प्रोडक्टिव है नेशन के लिए, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट में नहीं आएगा। इसी वजह से उसको सेपरेट कर देते हैं उतने एक्सपेंडिचर जिससे एसेट क्रिएट हुआ है या कैपिटल एसेट बना है, तो आ जाता है अपना इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में। फिर प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जो भी फिजिकल डेफिसिट है, अगर जो उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट सेपरेट कर देंगे, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो आ जाता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट किस पे? जैसे प्रायर कोई लोन्स लिया गया पास्ट में, कोई लोन है उस पर इंटरेस्ट देना है, तो वो फिजिकल डेफिसिट में से रिड्यूस कर देंगे तो आ जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन एक पॉइंट। ये हो गया आपका फिजिकल डेफिसिट, और इसमें से अगर जो इंटरेस्ट पेमेंट सेपरेट कर देंगे तो आ जाएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। ठीक, अगर जो इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, मान लीजिए फिजिकल डेफिसिट का जो 100 है और इंटरेस्ट पेमेंट आपको 90 करने हैं, तो प्राइमरी डेफिसिट आपका 10 हो जाएगा। तो जब भी प्राइमरी डेफिसिट कम होता है तो वो हार्मफुल होता है फॉर द नेशन, क्योंकि इसका मतलब सिंपल और सिंपल ये है कि जितना आपका फिजिकल डेफिसिट है लम सम अराउंड उतना आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। और इंटरेस्ट पेमेंट किस पे? जो आपने पहले पास्ट में उस पर लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट। ठीक, तो ये हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी होता है। इसलिए प्राइमरी डेफिसिट जितना कम रहता है, अगर जो लो रहता है प्राइमरी डेफिसिट, तो हार्मफुल रहता है, उसको ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि अगर जो इंटरेस्ट पेमेंट 10 ही हुआ मान लो, तो 100 माइनस 10 90, तो ये हेल्दी होता है।
ठीक है, ओके। फिर ब्लू इकोनॉमी, वाई न्यूज़ ब्लू, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रिलीज ए वाइट पेपर टाइटल ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, आउटलाइनिंग ए रोड मैप टू 2035 तक का। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी क्या है? refers to exploring and optimizing the potential of ocean and seas which are under India's legal jurisdiction। ठीक है, ओके। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी पहली बार आया गया था, आर्टिकुलेट किया गया था 1994 में। ठीक है, फिर करंट स्टेटस क्या है ब्लू इकोनॉमी का? जैसे कि इंडिया का जो ब्लू इकोनॉमी है वो कंट्रीब्यूट करता है 4% ऑफ इट्स जीडीपी और हैंडल्स 95% ऑफ इट्स ट्रेड बाई वॉल्यूम। जैसे कि 12 मेजर पोर्ट्स हैं और एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो है बादवन पोर्ट। ये मिलके 13 पोर्ट हो जाते हैं टोटल मेजर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स क्या होते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आते हैं, और 200 से ज़्यादा माइनर पोर्ट्स हैं जो कि स्टेट कंट्रोल में आते हैं। ठीक, बाई 2035 इंडियाज कोस्टल शिपिंग एंड मॉडल शेयर is expected to grow from 6 to 33%, reflecting robust potential for economic expansion। तो ब्लू इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है इंडिया डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिर चैलेंजेस क्या हैं ब्लू इकोनॉमी में? जैसे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, जैसे कि वार्मिंग वाटर, स्ट्रॉन्गर साइक्लोन, सी लेवल राइज हो रहा है जिससे कि स्मॉल आइलैंड स्टेट जो है सबमर्ज हो जाएंगे। फिर इरोजन ऑफ कोस्टल एंड हेरिटेज साइट्स, ओवर फिशिंग हो रहा है जिससे कि फिश स्टॉक डिप्लीट हो जा रहा है। फिर मरीन एंड पोर्ट पोल्यूशन, जिससे डैमेज हो रहा है कोरल रीफ, मैंग्रोव, मैरिन हैबिटेट। तो इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना। फिर लिमिटेड एंड इनकम्प्लीट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक, कहीं पे हो रहा, कहीं पे कराया ही नहीं जा रहा, ऐसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जा रहा है, तो ये सब हार्मफुल है फॉर द ब्लू इकोनॉमी। फिर पॉलिसी एंड गवर्नेंस में इनसफिशिएंट इन्फोर्समेंट। फिर टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं, जैसे लिमिटेड कोल्ड चेन स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटी इन फिशरीज, ये सब। लिमिटेड शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर कैपेसिटी। तो ये सब चैलेंजेस हैं जिसे इंडिया अपना ब्लू इकोनॉमी कम्प्लीटली हार्नेस नहीं कर पा रहा। फिर फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट में जैसे लो लेवल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रही है फिशरी, पोर्ट एंड रिन्यूएबल एंड बायोटेक में। लिमिटेड फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल स्केल फिशरी स्टार्टअप्स, कोस्टल टूरिज्म। फिर इंश्योरेंस कैप है फॉर स्मॉल वेंचर्स। मेजॉरिटी ऑफ फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट बॉडी से ही आ रहा है, प्राइवेट का रोल बहुत कम है। तो ये सब चैलेंजेस हैं। अगर ये सब टैकल कर लिया जाए फिर ब्लू इकोनॉमी एक मेजर चंक जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर सकती है, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है। ठीक है, फिर जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन आया था नोटिफिकेशन 2019 में, टू प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज एंड मरीन वाटर। फिर पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये प्रमोट कर रहा था सस्टेनेबल फिशरीज को। एंड ब्लू रेवोल्यूशन, जिससे इंक्रीजिंग फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। फिर मैरीटाइम इंडिया विजन, सागरमाला प्रोग्राम जिसे प्रमोट करता है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए। डीप ओशन मिशन, डेवलप टेक्नोलॉजी टू डीप ओशन एक्सप्लोरेशन, जैसे कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी इंडिया को परमिशन दे दिया फॉर डीप सी माइनिंग, मेनली मैंगनीज के लिए। ठीक है, ओके। फिर कुछ केस स्टडीज़ दिए हुए हैं, जैसे एक बार रीड कर लेना, कुछ इसमें खास नहीं है। कोची स्मार्ट पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल ट्विन इंटीग्रेशन वर्चुअल पोर्ट। ठीक है, बस एक बार पढ़ लेना है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो रिसेंटली माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025 वाज पास बाय पार्लियामेंट। ये एक्ट अमेंड किया गया है माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 को, जो कि 2023 में ऑलरेडी अमेंड किया गया था। ठीक है, empowering the central government to auction mineral concession in respect of such minerals and introduction of exploration license और critical and deep seated minerals for, जो exploration license होगा for critical and deep seated minerals के लिए। ठीक है, deep seated minerals क्या होते हैं? minerals which occur at a depth of more than 200 meter from surface of the land। फिर कंपोजिट लाइसेंस क्या होता है? इट प्रोवाइड्स फॉर राइट फॉर बोथ प्रोस्पेक्टिंग एंड माइनिंग, दोनों के लिए कंपोजिट लाइसेंस। ठीक है, फिर वाई क्रिटिकल मिनरल्स आर इंक्रीजिंगली बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, जैसे कि चाइनीज कंट्रोल ऑन सप्लाई चेन। चाइना करंटली कंट्रोल 60 to 70% ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शन एंड 80 to 90% ऑफ ग्लोबल प्रोसेसिंग कैपेसिटी। ठीक है, इस वजह से इंडिया को भी ध्यान देना चाहिए मिनरल एक्सप्लोरेशन पे। ठीक है, इस वजह से ये एक्ट पास हुआ है। फिर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट गोल्स, जैसे कि सिलिकॉन, टेलुरियम, इंडियम, गैलियम, ये सब यूज़ होता है फोटोवोल्टेइक सेल में, जो कि यूज उसमें सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ होता है फोटोवोल्टेइक सेल। ठीक, इस वजह से इनका एक्सप्लोरेशन ज़रूरी है।
ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, उसमें लिथियम निकल कोबाल्ट ये सब मिनरल्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, फिर नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए सिक्योरिटी डिजिटल सोवरेनिटी जैसे कि डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो इससे टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस भी बढ़ रही है। ठीक, फिर की अमेंडमेंट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, क्या क्या अमेंड करा गया, जैसे कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, जो अमाउंट था जैसे कि जो रॉयल्टी पे करना था ट्रस्ट को बाई लेसी, वो अब 3% कर दिया गया, पहले 2% था रॉयल्टी। ठीक है, फिर इंक्लूजन ऑफ अदर मिनरल्स इन अ माइनिंग लीज, जो लीज होल्डर कैन अप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर एडिंग अदर मिनरल्स टू एग्जिस्टिंग लीज, अगर जो एग्जिस्टिंग लीज लिए हो तो और भी मिनरल अगर जो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो ऐड करा सकते हैं बाई अप्लाइंग टू स्टेट गवर्नमेंट। फिर इंक्लूजन ऑफ कंटिजियस एरिया allows for one time extension of area under mining lease up to 10% और कंपोजिट लीज है तो up to 30% फॉर डीप सीटेड मिनरल्स के लिए। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनरल एक्सचेंज, जैसे एस्टेब्लिश अथॉरिटी टू रजिस्टर एंड रेगुलेट मिनरल्स एक्सचेंज, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा और मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग मिनरल्स एंड मेटल्स। फिर रिमूवल ऑफ लिमिट ऑन सेल ऑफ कैप्टिव माइंस, जो पहले कैप्टिव माइन से जो प्रोडक्शन होता था जो भी मिनरल्स का, उसका केवल 50% ही ओपन मार्केट में सेल के लिए अलाउड था। ठीक, अब ये लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया, अब कोई लिमिट नहीं है ऑन सेल ऑफ मिनरल्स बाई कैप्टिव माइंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज गिग वर्कर्स। तो रिसेंटली कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2025, और ये बिल क्यों लाया गया, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, इस बिल में और क्या बताया गया, इससे जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर बोर्ड बनेगा जो ओवरसी करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स एग्रीगेटर्स एंड क्रिएट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, और उस स्कीम को मॉनिटर भी वेलफेयर बोर्ड ही करेगा। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर फंड, एक वेलफेयर फंड बनाया जाएगा जो कंसिस्ट होगा वेलफेयर फीस, जो कि लगाया जाएगा बिटवीन द ट्रांजेक्शन बिटवीन वर्कर्स एंड एग्रीगेटर्स और ऑन ओवरऑल टर्नओवर ऑफ कंपनी। तो ये जो वेलफेयर फंड रहेगा उसमें पैसा कहाँ से आएगा वो तो हम लोग देख लिए। ठीक है, ओके। फिर सिमिलरली राजस्थान एंड बिहार हैव पास द लॉ इन दिस रिगार्ड इन 2023 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर कुछ डाटा बैंक दिए हुए ये देखते हैं। स्टेटस ऑफ गिग वर्कर्स अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, 77 लाख वर्कर्स वेयर इंगेज्ड इन गिग इकोनॉमी इन 2020-21 में। फिर 2.35 करोड़ गिग वर्कर्स बाई 2030। ठीक है, 2030 तक कितने हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं गिग वर्कर्स के बारे में। डेफिनेशन कहाँ दिया है गिग वर्कर का, जैसे कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 डिफाइंस ए गिग वर्कर एज ए पर्सन हु वर्क आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप से। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं और एक नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स ऐसे वर्कर्स होते हैं जो किसी न किसी प्लेटफॉर्म बेस्ड होते हैं, जैसे कि ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सब। और नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स आर जनरली कैजुअल वेज वर्कर्स होते हैं। ठीक है, फिर रीज़न फॉर ग्रोथ गिग वर्कर्स का, एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, 65% ऑफ इंडियंस आर इन एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स, और 65% का जो पॉपुलेशन इस एज ग्रुप में है और एक मेजर चंक डेमोग्राफिक डिविडेंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, फिर रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है जो बूस्ट कर रहा है रिमोट वर्किंग ड्यूरिंग कोविड-19। फिर अडॉप्शन ऑफ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन हाई है, तो इस वजह से गिग वर्कर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस क्या होगा गिग इकोनॉमी का, जैसे एक बार रीड कर लेना, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। जैसे गवर्नमेंट के लिए क्या होगा कि यूटिलाइज कर रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड को, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा। सोसाइटी के लिए एम्पावरिंग वल्नरेबल सेक्शन, फिर माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कि एयरबीएनबी, अर्बन कंपनी, ये सब। फिर जो वर्कर्स हैं उनके लिए क्या है, जैसे फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट होता है, जब मन कर रहा है तब वो ओला चला रहे हैं, वरना फ़ोन ऑफ कर दे रहे हैं और लॉग आउट कर देना कुछ भी। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रहा, डिजिटल लिटरेसी बढ़ रहा, सेल्फ मैनेजमेंट बढ़ रहा, ये सब। कंज्यूमर्स के लिए एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, जैसे कि एयरबीएनबी, अमेजॉन। फिर ग्रेटर कन्वीनियंस मिलना, घर बैठे जो है ब्लैंकेट ऑर्डर करते ही आ जा रहा है। ठीक, तो ये सब बेनिफिट है, जैसे एक बार रीड कर लेना अच्छे से। फिर चैलेंजेस फॉर गिग वर्कर्स, जैसे कि लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, मोर देन 82.5% ऑफ गिग वर्कर्स आर इनफॉर्मल एम्प्लॉय एज पर नीति आयोग। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी का कंसर्न है गिग वर्कर्स को। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न है, जैसे कि टाइट डिलीवरी शेड्यूल होता है डोमिनोज का 30%, 30 क्या 30 मिनट डिलीवरी चैलेंज होता है, तो टाइट डिलीवरी शेड्यूल की वजह से कैन कॉज एक्सीडेंट्स। फिर हाई वर्किंग आवर्स, जैसे 60% ऑफ प्लेटफॉर्म वर्कर्स वर्क 7 day a week,
while 47% of workers work for more than 12 hours a day। तो देख रहे हो, सात के सातों दिन ही काम कर रहे हैं। फिर इनकम अनसर्टेनिटी है, algorithmic asymmetry, platform use algorithm to manage works, however reliance on this lead to various imbalances such as informal information access and transparency। ये सब चैलेंजेस है। फिर स्टेप्स टेकन फॉर गिग वर्कर्स इन इंडिया, जैसे कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, प्रोवाइड फॉर एक्सटेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू गिग वर्कर्स के लिए। फिर कोड ऑन वेजेस 2019, ये इंश्योर करता है यूनिवर्सल मिनिमम एंड फ्लोर वेज फॉर ऑल वर्कर इंक्लूडिंग गिग वर्कर्स। फिर ई श्रम पोर्टल है, नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, जो कि इंक्लूड करता है गिग वर्कर्स को। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी गिग वर्कर्स को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम टैक्स एक्ट 2025। प्रेसिडेंट हैज गिवन हर असेंट टू इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो कि रिप्लेस करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। ठीक है। कमेंसमेंट क्या है? दिस एक्ट वुड कम इन फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2026 से इन्फोर्स हो जाएगा। ये क्यों रहेगा? क्योंकि ये शॉर्टर एंड सिंपलर है। न्यू एक्ट हैज सिंपलर लैंग्वेज एंड शॉर्टर देन प्रीवियस बिल्स। द प्रोविजन ऑफ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एंड अल्टरनेट मिनिमम टैक्स को सेपरेट कर दिया गया 2 डिफरेंट सबसेक्शंस में। फिर स्टेबिलिटी इन कोर टैक्स एलिमेंट्स, स्टेबिलिटी इन कोर टैक्स एलिमेंट्स के लिए पावर टू फ्रेम स्कीम, दिस एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू स्कीम्स फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एंड अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये देखना था कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो है एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट टैक्स पेयर ओनली। ठीक है। और जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है ये सिमिलर होता है मैट की तरह मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का, बट डिफरेंस ये है कि ये एप्लीकेबल है नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स पे। ठीक है। ठीक है। फिर अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स, जैसे कि द डेफिनेशन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम फॉर एक्सेसिंग सच केसेस विच प्रीवियसली इंक्लूडेड मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स इज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड वर्चुअल डिजिटल एसेट। ठीक। तो अनडिस्क्लोज एसेट में वर्चुअल डिजिटल एसेट भी इंक्लूड कर दिया गया। वर्चुअल डिजिटल स्पेस एक्सेस, जैसे कि इनकम टैक्स अथॉरिटी आर नाउ अलाउड टू गेन एक्सेस टू वर्चुअल डिजिटल स्पेस ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर प्रोसीडिंग्स। ठीक। ये वर्चुअल डिजिटल स्पेस क्या होता है? इज डिफाइंड ब्रॉडली टू इंक्लूड ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट्स क्या है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स, ये सब भी इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सेस कर सकती है ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर प्रोसीडिंग। ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, दिस एक्ट अलाउ सर्टन eligible assessees to refer draft order passed by assessing officer to a dispute resolution panel pending proceedings। जो पहले की जैसे ये एक्ट जो है 1 अप्रैल 2026 से इन्फोर्स हो जाएगा, तो इससे पहले के जो पेंडिंग केसेस हैं वो जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे। ठीक। ये मान लीजिएगा इट विल द न्यू एक्ट विल कंटिन्यू एंड बी डिस्पोज्ड एज ऑफ द न्यू एक्ट हैड नॉट बीन इनेक्टेड। जो पेंडिंग केसेस हैं प्रोसीडिंग्स वो ऐसे ही चलेंगे, ऐसा करेंगे जैसे कि कोई नया एक्ट पास ही नहीं हुआ है। ठीक है। फिर प्रेसिडेंट हैज गिवन हर असेंट टू टैक्सेशन लॉज अमेंडिंग एक्ट 2025। इट इज a legislative measure designated to modify existing laws, primarily income tax act 1961। ठीक है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ESG। ठीक। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस सबमिटेड a report in Lok Sabha and gave recommendation to improve ESG framework in India। ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज ESG फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क फॉर इवेलुएटिंग ए कंपनीज सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल प्रैक्टिस अक्रॉस ऑल 3 सेक्टर एरियाज। कौन कौन से? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ ESG फ्रेमवर्क, एक तो ग्लोबल अलाइनमेंट होता है, जैसे कि सपोर्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसे कि SDGs एंड पेरिस एग्रीमेंट 2015 का। ठीक है। फिर फाइनेंशियल एक्सेस, attract ESG conscious investors, customer and employees while enabling access to green financing। फिर operational efficiency, reduce cost through sustainable practice like renewable energy adoption। ठीक है। फिर competitive advantage, जैसे कि drive innovation and resilience through best practices। फिर brand value, create a positive societal impact by addressing community needs and stakeholder concerns। फिर challenges of ESG reporting in India, जैसे कि परसिस्टेंट रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि ऐसी कोई कंपनी है जो कि क्लेम कर रही है कि थ्रू डिफरेंट मेजर्स वो कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं।
ठीक, बट इन एक्चुअल रियलिटी वो कार्बन इमिट कर रहे हैं। ठीक, मिसलीडिंग क्लेम अबाउट देयर ESG परफॉर्मेंस में लीड टू लॉस ऑफ ब्रांड इमेज। ठीक है, फिर इनकंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस सेक्टर्स, डिफिकल्टीज फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेस इन अडॉप्टिंग ESG प्रैक्टिसेस। ESG प्रैक्टिसेस में क्या होता है, नीड्स ए हाई अपफ्रंट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डाटा कलेक्शन, रिपोर्टिंग, सर्टिफिकेशन, जिसकी वजह से जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो डिफिकल्टीज फेस करते हैं इन अडॉप्टिंग ESG प्रैक्टिसेस। फिर अदर चैलेंजेस देखते हैं, इसकी लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, कहीं कहीं पे तो लोग को पता ही नहीं है कि ये ESG क्या है। मेनी इंडियन बिजनेसेस लैक ESG अवेयरनेस। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन विद बिजनेस स्ट्रेटजीज, कंपनी स्ट्रगल टू अलाइन विद ESG with core strategies, leading to costly unproductive effort that fail to create value or sustainability. फिर data quality and availability, many Indian company lack proper system and standards, तो ESG कहाँ से हो पाएगा। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जैसे कि सेबी मैंडेट ESG डिस्क्लोजर फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज, इंडिया लैक यूनिफॉर्म रेगुलेशन, क्लियर हार्मोनाइज्ड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, फिर वे फॉरवर्ड क्या होगा टू मेक ESG इफेक्टिव, इसमें जो है डेडिकेटेड ESG ओवरसाइट बॉडी होना चाहिए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर टू कॉम्बैट ग्रीन वॉशिंग। अगर कोई ऐसे झूठ बोल के कि कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है बट बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन कर रहा है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड बॉडी होना चाहिए टू ओवरसाइट। फिर अमेंडिंग कंपनीज एक्ट 2013 टू इंक्लूड ESG ऑब्जेक्टिव एज अ पार्ट ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का जो डायरेक्टर होता है उनकी ड्यूटी होनी चाहिए ESG ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करना। फिर इंडिपेंडेंट ESG कमेटी होनी चाहिए फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ESG स्ट्रेटजीज। ठीक है, फिर कुछ इनिशिएटिव दिए हैं टू प्रमोट ESG इन इंडिया, जैसे कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट नोटिफाइड बाय सेबी, वही 1000 लिस्टेड कंपनीज को अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, दीज आर वॉलंटरी गाइडलाइंस रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 2019 में। ठीक है, फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 135 में ये मेंशन है कि मेक्स इट मैंडेटरी फॉर कंपनीज ऑफ ए सर्टेन टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबल टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट, जो उनका एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% वो स्पेंड करेंगे CSR एक्टिविटीज़ पे। ठीक है, ओके। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस टेबल्ड ए रिपोर्ट टाइटल्ड इवॉल्विंग रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमी, पार्टिकुलरली कहाँ पे, डिजिटल लैंडस्केप में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं, एस्टेब्लिश किया गया था 2003 में अंडर कंपटीशन एक्ट 2002 बट बिकेम ऑपरेशन फ्रॉम 2009। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ठीक है, फिर रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का देखते हैं, एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ठीक है, जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्टेड गूगल नॉट टू रिस्ट्रिक्ट ऐप डेवलपर्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग ऐप बाया साइड लोडिंग। साइड लोडिंग क्या होता है, अगर कोई भी आपको ऐप इंस्टॉल करना है तो आप प्ले स्टोर पे जाओगे, बट प्ले स्टोर पे ना जाके आप डायरेक्टली कहीं और से वो ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, उसी को कहते हैं साइड लोडिंग। ठीक है, तो CCI डायरेक्ट किया था गूगल को नॉट टू रिस्ट्रिक्ट ऐप डेवलपर्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग ऐप्स बाया साइड लोडिंग। ठीक है, फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फाइंड किया था मेटा को फॉर अब्यूजिंग डोमिनेंस बाय शेयरिंग व्हाट्सएप यूजर डाटा विद अदर मेटा कंपनीज। फिर कंपटीशन असेसमेंट टूल बाय CCI to help government analyze law and regulate to identify aspect that restrict competition, inquire, investigation, pass order and impose penalty on anti-competition practices। ये सब पावर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। इट हैज़ पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स, समन भी कर सकती है, एविडेंस मांग सकती है। ठीक है, रेगुलेट मर्जर्स, इट अप्रूव द रुको, ठीक है, रेगुलेट मर्जर, इट अप्रूव द वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट मर्जर आफ्टर इवेलुएटिंग कंसर्न सच एज प्रेडेटरी प्राइसिंग, डीप डिस्काउंटिंग एंड इम्पैक्ट ऑन ऑफलाइन रिटेलर्स। इसकी एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर जो कोई मर्जर हो रहा है तो वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर इवॉल्विंग चैलेंजेस बिफोर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है तो इसकी वजह से चैलेंजेस भी बढ़ते रह जाए। टेक फर्म्स ऐसे गेट कीपर कंट्रोलिंग एक्सेस बिटवीन कंज्यूमर एंड बिजनेसेस। ठीक है, फिर यूरोपियन यूनियन का रेगुलेटर्स एक्यूज अमेजॉन ऑफ मिस यूजिंग डाटा फ्रॉम थर्ड पार्टी सेलर ऑन इट्स प्लेटफॉर्म टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज इन रिटेल। ठीक है, फिर डिजिटल कंपटीशन बिल कंसर्न है और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इन दोनों में ओवरलैप हो रहा है, ये एक इशू है। रिसेंट इनिशिएटिव टू स्ट्रीमलाइन कंपटीशन, जैसे कि कंपटीशन एक्ट 2023 को 23 अमेंडमेंट हुआ था, इसमें डील वैल्यू थ्रेशोल्ड
टू रेगुलेट मर्जर एंड एक्विजिशन पार्टिकुलरली इन डिजिटल मार्केट। अगर जो कोई मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है जो कि वैल्यू उसका एक्सीड होकर 2000 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो नोटिफाई करना इंपॉर्टेंट है विद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का एस्टेब्लिश ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर सेफ गार्डिंग पर्सनल डाटा एंड रेगुलेट डाटा ड्रिवन प्रैक्टिसेस ऑफ डिजिटल फर्म्स। ठीक है। फिर इंडियन पोर्ट एक्ट 2025, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन असेंट टू इंडियन पोर्ट एक्ट 2025, जो कि रिप्लेस करता है कि इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 का। ठीक है। इट सीक्स टू कंसिडरेटेड लॉ रिलेटिंग टू पोर्ट्स, प्रमोट इंटीग्रेटेड पोर्ट डेवलपमेंट, facilitate ease of doing business and ensure optimum utilization of India's coastline। ठीक है। स्टेचुटरी रिकॉग्निशन मिलता है टू मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल कंपोजिशन क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे इस काउंसिल के, और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ ईस्ट कोस्टल स्टेट मेंबर होंगे, एंड सेक्रेटरी इन इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड डीलिंग विद कोस्टल सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ये सब लोग रहेंगे इसमें मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल में। फिर मार्पोल एंड BWM कन्वेंशन। मार्पोल में क्या है कि इट इज अ मेन इंटरनेशनल कन्वेंशन कवरिंग प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ मैरीटाइम एनवायरनमेंट बाय शिप फॉर फ्रॉम ऑपरेशनल एंड एक्सीडेंटल कॉज से। तो एक तरह से मरीन पॉल्यूशन को कम करने के लिए है मार्पोल कन्वेंशन, और इंडिया इज सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन, बस इतना याद रखना है। ठीक। और BWM क्या है? ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट। जब शिप के अंदर जो वाटर स्टोर होता है उसको ब्लास्ट वाटर कहते हैं ना, ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन। इंडिया इस कन्वेंशन का मेंबर नहीं है, नॉट ए पार्टी टू दिस कन्वेंशन। ठीक। इट इज ए ट्रीटी यूज्ड टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ पोटेंशियल हार्मफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस इन शिप ब्लास्ट वाटर। BWM कन्वेंशन। अब ब्लास्ट वाटर से इतना दिक्कत क्यों? क्योंकि जब शिप मूव करती है थ्रू आउट ओशियन तो काफ़ी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज आ जाते हैं थ्रू ब्लास्ट वाटर, तो इसी वजह से ये ट्रीटी आई थी टू कर्व द मीनस ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। फिर पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में प्रेजेंटली 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 13 जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, वाधवन पोर्ट महाराष्ट्र का। ठीक। और 200 से ज़्यादा नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, माइनर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स क्या होते हैं? जो होली ओन्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड नॉन मेजर पोर्ट्स जो कि अंडर कंट्रोल ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। 95% of India's trading by volume and 70% by value is done by maritime trade। ठीक है। बाकी इस मैप से आप पोर्ट्स देख सकते हो कहाँ पे कौन कौन से पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स। ठीक है। इनिशिएटिव फॉर पोर्ट डेवलपमेंट, जैसे कि सागरमाला प्रोग्राम है 2015 में लॉन्च हुआ था, ये किस लिए? फॉर पोर्ट लेड डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज मैरिटाइम सेक्टर। और 2025 में क्या था? सागरमाला 2.0 मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 aim to enhancing the performance and productivity of maritime sector through port shipping and waterways। Major Port Authority Act 2021 and FDI policy। FDI policy में क्या चलता है? allowing 100% foreign direct investment in construction and maintenance of ports, harbor and ये किसके थ्रू? थ्रू ऑटोमेटिक रूट। फिर 10 year of सागरमाला प्रोग्राम। सागरमाला प्रोग्राम 2015 में आया था and has achieved 118% growth in coastal shipping over the last decade, reducing logistics cost। ठीक है। फिर ये कब आया था? 2015 में बाई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। एम क्या था? टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन। कितना किलोमीटर है? नो नीड टू रिमेंबर। ओके। फिर की ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इनहेंस डोमेस्टिक वाटरवेज, क्रिएट जॉब एंड डेवलप स्किल्स इन पोर्ट एंड मैरिटाइम सेक्टर। फंडिंग स्ट्रक्चर क्या है इसका? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्सेज बाई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। फिर सागरमाला 2.0 लॉन्च किया गया 2025 में विथ फोकस एरिया इंक्लूडिंग शिप बिल्डिंग, रिपेयर, ब्रेकिंग एंड रिसाइकलिंग एंड पोर्ट मॉडर्नाइजेशन। ठीक है। तो सागरमाला 2.0 वन स्टेप अहेड है सागरमाला प्रोग्राम से। 5 कंपोनेंट ऑफ सागरमाला प्रोग्राम, जैसे कि पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी इन्हेंसमेंट, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि पोर्ट के पास में ही इंडस्ट्रियल जोन्स हों, क्लस्टर्स। फिर कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, आसपास के जो लोकल लाइवलीहुड हों उनको भी स्किल, जॉब, टूरिज्म, फिशरी, ये सब के बेनिफिट यूज़ कर पाएँ लोकल कम्युनिटीज़। फिर कोस्टल एंड शिपिंग इनलैंड वाटरवेज। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग सागरमाला प्रोग्राम। एपेक्स बॉडी क्या है? नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी, जो कि चेयर किया जाएगा बाई मिनिस्ट्री ऑफ
शिपिंग फॉर पॉलिसी एंड डायरेक्शन ओवरसाइट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है। फिर सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि सेटअप होगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013 टू असिस्ट स्टेट लेवल स्पेशल पर्पज व्हीकल। इट इज नाउ रीनेम्ड एज सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड था, इसको रीनेम कर दिया गया सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये इंडिया का पहला नॉन एनबीएफसी है इन मैरिटाइम सेक्टर। ठीक, तो याद रखना है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इन इट्स रिपोर्ट हैज फ्लैग्ड स्लो प्रोग्रेस ऑफ वर्क अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया। तो जहाँ भी एलडब्ल्यू एरिया अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे स्लो ग्रोथ हो रहा है, स्लो प्रोग्रेस हो रहा है इन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम में। ठीक है, ओके। पहले सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट शेयरिंग कैसे होता है। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। टू टाइप के होते हैं स्कीम, आते हैं स्कीम, जैसे कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड स्कीम, और एक होता है सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि सेंट्रल एंड स्टेट दोनों फंडिंग करते हैं, बट सेंट्रल सेक्टर में कंप्लीटली फंडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब कि सेंटर एंड स्टेट्स दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो 60% सेंटर कंट्रीब्यूट करेगा एंड 40% बाई स्टेट एंड यूटी, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स। जो नॉर्थ ईस्ट हैं और हिली रीजन है हिमालयन के, वहाँ पे कॉस्ट शेयरिंग कैसे होगी, 90% सेंट्रल देगा गवर्नमेंट फंडिंग एंड 10% स्टेट एंड यूटीज देंगे। फिर यूटी विदाउट लेजिस्लेशन 100% सेंट्रली फंडेड रहेगा। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, लॉन्च हुआ था 2000 में ऐसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का? टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी। ठीक है, जस्ट एक बार रीड करना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज 100th birth anniversary of M.S. Swaminathan. Prime Minister addressed M.S. Swaminathan Centenary International Conference in New Delhi. ठीक, और क्या था न्यूज़ में? द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन जानते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे बात हो रही है एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की। द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस रिफ्लेक्टिंग स्वामीनाथन लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू फूड सिक्योरिटी। द M.S. स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस वॉज इंस्टीट्यूटेड इन हिज ऑनर। ठीक है, फिर की कंट्रीब्यूशन देखते हैं ऑफ M.S. स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन आर्किटेक्ट, जो कि 1960s-70s में था, फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन थ्रू एडॉप्शन ऑफ एडवांस ब्रीडिंग एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ठीक, मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक है, फिर वर्ल्ड लेवल पे कौन था? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, चैंपियनिंग द एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, स्वामीनाथन सपोर्टेड द ग्रीन रेवोल्यूशन बट cautioned against its side effect like chemical overuse, monoculture practice and soil damage. He proposed, इन सब चैलेंजेस को देखते हुए, he proposed evergreen revolution for lasting productivity without ecological harm. ठीक है, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे कि इट इज ए प्रो नेचर एंड प्रो पुअर। ठीक है, की अचीवमेंट्स एंड प्राइजेस, जैसे कि भारत रत्न 2024 में पोस्ट ह्यूमसली दिया गया उनके डेथ के बाद, और ढेर सारे अवार्ड्स हैं जो उनमें, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वर्ल्ड फूड प्राइज, रामन मैगसेसे अवार्ड 1971 में, फिर ये सब है, तो जस्ट एक बार रीड कर लेना है। ठीक, ओके। फिर न्यूज़ इन शॉर्ट्स के बारे में देखते हैं। सॉवरन क्रेडिट रेटिंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स अपग्रेडेड इंडियाज लॉन्ग टर्म सॉवरन क्रेडिट रेटिंग टू BBB फ्रॉम BBB माइनस। ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म रेटिंग टू A2 फ्रॉम A3 विथ स्टेबल आउटलुक। ठीक है, तो एक तरह से इंडिया का रेटिंग इंप्रूव हुई है। ठीक है, फिर सॉवरन क्रेडिट रेटिंग के बारे में देखते हैं। इट रेफर्स टू एन इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफ कंट्रीज क्रेडिट वर्थिनेस एंड सीक्स टू क्वांटिफाई इशूअर्स एबिलिटी टू मीट डेट ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये कंट्री का क्रेडिट वर्थिनेस बताता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो मेजर सॉवरन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन से हैं? जैसे कि स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, फिच एंड मूडीज। सिग्निफिकेंस क्या है? When favorable, these can facilitate countries access to global capital market and foreign investment. अगर जो कंट्री का क्रेडिट वर्थीनेस अच्छा होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज गिफ्ट सिटी लाइक फाइनेंशियल सेंटर्स। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस हैज रिकमेंडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मोर गिफ्ट सिटी लाइक फाइनेंशियल सेंटर्स इन मेजर मेट्रो सिटीज। जैसे गिफ्ट सिटी है गुजरात का, ऐसे ही और भी मेट्रो सिटीज में एस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है। ठीक है,
India's first and only international financial service center was established within Gujarat International Financial Tech City, जिसको कहते हैं गिफ्ट सिटी. It was established as a special economic zone in 2015, designated as a non-resident zone under Foreign Exchange Management Act. फिर IFSC is a jurisdiction that provide onshore offshore financial services to non-resident and resident in foreign currencies. ठीक है. फंक्शन क्या होता है इसका? एक तो फेवरेबल टैक्स स्ट्रक्चर होता है एंड ट्रस्टेड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होती है. फिर ईज ऑफ डूइंग काफ़ी एक्सेसिबल होता है. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन. अब रिटेल इन्फ्लेशन मॉडरेट हुआ है टू 8 years लो ऑफ 1.55% इन जुलाई 2025. परसेंटेज याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, होलसेल इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक, और मेजर डिफरेंस क्या होते हैं इन सब में. ओके, तो सीपीआई के बारे में देखते हैं. इट इज ए जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड एक्वायर फॉर कंजम्पशन. तो सीपीआई में गुड्स का चेंज इन जनरल प्राइस लेवल एंड सर्विसेज, इन दोनों का मेजर होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का बोथ. बट इन केस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स केवल गुड्स के बारे में होता है, सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता. ठीक, ओके. पब्लिश कौन करता है सीपीआई? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सीएसओ, ऑन 12th of every month. ओके, और ये जो सीपीआई का डाटा होता है वाइडली यूज होता है इन माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन, टूल फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग. ठीक है. फिर कंपोनेंट देखते हैं, इंक्लूडिंग 4 सीपीआई नंबर्स एट नेशनल लेवल. नेमली क्या है? सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स एंड सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज. बेस ईयर क्या है सीपीआई का? 2012. कंपैरिजन विद होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई, ये केवल गुड्स को कवर करता है. ठीक, डब्ल्यूपीआई कैप्चर इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल एंड डिफर विद सीपीआई इन टर्म ऑफ वेटिंग परसेंट. जैसे कि सीपीआई में सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है? फूड का. एंड इन केस ऑफ डब्ल्यूपीआई सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है? फ्यूल ग्रुप का. फिर आरबीआई का फ्री एआई विजन. तो ये क्वेश्चन आ जाए फ्री एआई विजन किसका है, तो वो आरबीआई का है फॉर फाइनेंशियल सेक्टर. आरबीआई कमिटी अनवील्ड फ्रेमवर्क फॉर रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ enablement. Okay, so next topic is 100th birth anniversary of MS Swaminathan. Prime Minister addressed MS Swaminathan's centenary international conference in New Delhi. ठीक, और क्या था न्यूज़ में? द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज एवर ग्रीन रेवोल्यूशन. हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन जानते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे बात हो रही है एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की. द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस रिफ्लेक्टिंग स्वामीनाथन लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू फूड सिक्योरिटी. द MS Swaminathan अवार्ड फॉर फूड एंड पीस वॉज इंस्टीट्यूटेड इन हिज ऑनर. ठीक है. फिर की कंट्रीब्यूशन देखते हैं ऑफ MS स्वामीनाथन. ग्रीन रेवोल्यूशन आर्किटेक्ट, जो कि 1960s-70s में था, फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन थ्रू एडॉप्शन ऑफ एडवांस ब्रीडिंग एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. ठीक, मॉडर्न टेक्निक्स. ठीक है. फिर वर्ल्ड लेवल पे कौन था? नॉर्मन बोरलॉग. ठीक है. चैंपियनिंग द एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, स्वामीनाथन सपोर्टेड द ग्रीन रेवोल्यूशन बट cautioned against its side effect like chemical overuse, monoculture practice and soil damage. He proposed, इन सब चैलेंजेस को देखते हुए, he proposed evergreen revolution for lasting productivity without ecological harm. ठीक है. एवर ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे कि इट इज ए प्रो नेचर एंड प्रो पुअर. ठीक है. की अचीवमेंट्स एंड प्राइजेस, जैसे कि भारत रत्न 2024 में पोस्टह्यूमसली दिया गया उनके डेथ के बाद. और ढेर सारे अवार्ड्स हैं जो उन लोगों में, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वर्ल्ड फूड प्राइज, रामन मैगसेसे अवार्ड 1971 में. फिर ये सब है, तो जस्ट एक बार रीड कर लेना है. ठीक, ओके. फिर न्यूज़ इन शॉर्ट्स के बारे में देखते हैं. सॉवरन क्रेडिट रेटिंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स अपग्रेडेड इंडियाज लॉन्ग टर्म सॉवरन क्रेडिट रेटिंग टू BBB फ्रॉम BBB माइनस. ठीक है. एंड शॉर्ट टर्म रेटिंग टू A2 फ्रॉम A3 विथ स्टेबल आउटलुक. ठीक है. तो एक तरह से इंडिया का रेटिंग इंप्रूव हुई है. ठीक है. फिर सॉवरन क्रेडिट रेटिंग के बारे में देखते हैं. इट रेफर्स टू एन इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफ कंट्रीज क्रेडिट वर्थीनेस एंड सीक्स टू क्वांटिफाई issuers एबिलिटी टू मीट डेट ऑब्लिगेशन. ठीक है. ये कंट्री का क्रेडिट वर्थीनेस बताता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. तो मेजर सॉवरन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन से हैं? जैसे कि स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, फिच एंड मूडीज. सिग्निफिकेंस क्या है?
When favorable, these can facilitate countries access to global capital market and foreign investment. अगर जो कंट्री का क्रेडिट वर्थीनेस अच्छा होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज गिफ्ट सिटी लाइक फाइनेंशियल सेंटर्स. Parliamentary Standing Committee on Finance has recommended for development of more gift city like financial centers in major metro cities. जैसे गिफ्ट सिटी है गुजरात का, ऐसे ही और भी मेट्रो सिटीज़ में एस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है. ठीक है. India's first and only international financial service center was established within Gujarat International Financial Tech City, जिसको कहते हैं गिफ्ट सिटी. It was established as a special economic zone in 2015, designated as a non-resident zone under Foreign Exchange Management Act. फिर IFSC is a jurisdiction that provide onshore offshore financial services to non-resident and resident in foreign currencies. ठीक है. फंक्शन क्या होता है इसका? एक तो फेवरेबल टैक्स स्ट्रक्चर होता है एंड ट्रस्टेड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होती है. फिर ईज ऑफ डूइंग काफ़ी एक्सेसिबल होता है. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन. अब रिटेल इन्फ्लेशन मॉडरेट हुआ है टू 8 years लो ऑफ 1.55% इन जुलाई 2025. परसेंटेज याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, होलसेल इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक, और मेजर डिफरेंस क्या होते हैं इन सब में. ओके. तो सीपीआई के बारे में देखते हैं. इट इज ए जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड एक्वायर फॉर कंजम्पशन. तो सीपीआई में गुड्स का चेंज इन जनरल प्राइस लेवल एंड सर्विसेज, इन दोनों का मेजर होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का बोथ. बट इन केस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स केवल गुड्स के बारे में होता है, सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता. ठीक. ओके. पब्लिश कौन करता है सीपीआई? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सीएसओ, ऑन 12th of every month. ओके. और ये जो सीपीआई का डाटा होता है वाइडली यूज होता है इन माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन, टूल फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग. ठीक है. फिर कंपोनेंट देखते हैं इंक्लूडिंग 4 सीपीआई नंबर्स एट नेशनल लेवल. नेमली क्या है? सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स एंड सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज. बेस ईयर क्या है सीपीआई का? 2012. कंपैरिजन विद होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई, ये केवल गुड्स को कवर करता है. ठीक. WPI कैप्चर इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल एंड डिफर विथ CPI इन टर्म ऑफ वेटिंग परसेंट. जैसे कि CPI में सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है? फूड का. एंड इन केस ऑफ WPI सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है? फ्यूल ग्रुप का. RBI इज फ्री AI विजन फॉर फाइनेंशियल सेक्टर. ठीक. तो अगर जो क्वेश्चन आ जाए कि फ्री AI विजन किसका है, तो RBI. ठीक है. फ्री AI क्या है? टू बैलेंस इनोवेशन विथ रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर. फ्री AI विजन, इसके बारे में देखते हैं. एम क्या है? इंश्योर सेफ, फेयर एंड अकाउंटेबल AI अडॉप्शन इन इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर. 7 सूत्रास दिए हैं, जैसे कि ट्रस्ट इन द फाउंडेशन, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेन, फेयरनेस एंड इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी. तो ये कुछ सूत्र दिए हैं. बाकी बस इतना याद रखना कि फ्री आई विजन आरबीआई का है फॉर फाइनेंशियल सेक्टर. और ये क्यों लाया गया? क्योंकि एआई इज ग्रोइंग इम्पैक्ट. द फाइनेंशियल सेक्टर एआई इन्वेस्टमेंट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 8 lakh crore by 2027 across banking, insurance, capital market and payments. जस्ट एक बार रीड कर लेना. बाकी फ्री एआई विजन रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर. स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल लाइसेंस. ठीक है. RBI has granted in principle approval to AU Small Finance Bank for transitioning from Small Finance Bank to Universal Bank for the first time in a decade. Universal Banking License Permit a financial institution offer a wide range of banking services. जो यूनिवर्सल बैंक होते हैं ये वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, अगर जो वो यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिशन कर रहा है? तो सबसे पहले शेड्यूल्ड स्टेटस होना चाहिए फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years. ठीक. उसके बाद जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए 1000 crore का. फिर प्रॉफिटेबल होना चाहिए, शुड हैव नेट प्रॉफिट इन लास्ट 2 financial years. तो अगर ये सब क्राइटेरिया का जो मीट कर रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक तो वो यूनिवर्सल बैंक बन सकता है. और यूनिवर्सल बैंक क्यों बनना चाहेगा? क्योंकि ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बैंकिंग सर्विसेज. फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में देखते हैं. ये अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2014-15 में, और ये लाया इसलिए गया था फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन. रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है. एंड लाइसेंस एंड गवर्न अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. बस इतना याद रखना है. ओके.
RBI tightened co-lending norms. RBI issued revised direction for co-lending arrangement between banks and non-bank financial companies NBFCs. ठीक है. What is co-lending? Under co-lending arrangement, regulated entities can enter into lending arrangement with other regulated entities for extension of credit to borrower. अगर जो किसी borrower को अगर जो 1000 करोड़ चाहिए, ठीक, तो वो किसी regulated entities के पास गया, बैंक के पास, और वो बैंक अगर जो 1000 करोड़ का लोन नहीं दे पा रही है, तो वो किसी अदर रेगुलेटेड एंटिटीज के पास, दोनों 2-3 लोग मिल के अगर जो बोरो कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं 1000 करोड़, तो उसी को कहते हैं को लेंडिंग, और इसी को आरबीआई टाइटन करती है. ठीक है. मिनिमम शेयर, ईच रेगुलेटेड एंटिटीज टू रिटेन ए मिनिमम 10% ऑफ शेयर ऑफ लोन्स. ठीक है, एटलीस्ट 10% शेयर ऑफ लोन होना चाहिए एक रेगुलेटेड एंटिटीज के पास. फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टेटस के बारे में देखते हैं. ईच लेंडर कैन क्लेम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टेटस फॉर इट्स शेयर अंडर को लेंडिंग. ओके. फिर सेफ्टी इन सिविल एविएशन सेक्टर, ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं जून मंथ के मैगजीन में. स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी. स्टैंडिंग कमिटी ऑन कोल माइन एंड स्टील रिलीज्ड रिपोर्ट ऑन स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी. और ये जो पॉलिसी है वॉज नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन 2019 विथ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. क्या क्या ऑब्जेक्टिव था? टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी. सर्कुलर इकोनॉमी जैसे कि 6 R's: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रीडिजाइन, रीमैन्युफैक्चर. ठीक है, तो इसके लिए बाकी की हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट देखते हैं. जैसे कि लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डाटा बेस ऑन स्टील स्क्रैप सेक्टर. ठीक, तो इसके लिए क्या रिकमेंड किया गया? टू डेवलप ए रोबस्ट डाटा बेस ऑफ स्टील स्क्रैप. फिर एब्सेंस ऑफ डेजिग्नेटेड नोडल मिनिस्ट्री फॉर स्टील स्क्रैप मैटर्स. इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ स्टील टू बी द नोडल एजेंसी. इट शुड कलेक्ट, कंपाइल, अपडेट एंड शेयर ऑल स्टील स्क्रैप डाटा. फिर लैक ऑफ फॉर्मल स्क्रैपमेंट. ठीक, लैक ऑफ फॉर्मल स्क्रैप मार्केट, जैसे कि इम्प्लीमेंटिंग ए रोड मैप टू फॉर्मलाइज द इनफॉर्मल स्क्रैप मार्केट. अभी इनफॉर्मल वे में होता है, जैसे कि कबाड़ी वाला है, डिस्पेंटलर्स हैं, ये सब जो कलेक्ट करते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है इनटू कोऑपरेटिव्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स. फिर लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से क्या रिकमेंड किया गया? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC ये लॉन्च करेगा सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन स्क्रैप हैंडलिंग पे.